ऑल राइट, सो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स आज पढ़ने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे एंजाइम्स जो होते हैं, है ना, एंजाइम्स, वो हजारों किस्म के एंजाइम्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, क्या हो चुके हैं? डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, और उनको स्टडी किया जा चुका है। ठीक है, उनको स्टडी किया जा चुका है, यानी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सारे जितने भी एंजाइम्स जो डिस्कवर करके आइसोलेट करके स्टडी कर दिया गया है, इन सब को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, और इनके कुल 6 क्लास बनाया गया है। अलग अलग क्लास में अलग अलग बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, जितने भी 1000 बच्चे हैं यहाँ पे, 1000 स्टूडेंट्स हैं, इन 1000 स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? 6 क्लास के अंदर पैक करवाया जाता है। ठीक है, और इन 6 क्लास में बहुत सारे सब क्या होंगे? डिवीजन सेक्शंस होंगे, और इनमें अराउंड 4 से लेकर 13 सेक्शंस में ये डिवाइडेड। ठीक है, यानी हम इसको कहेंगे सब क्लास। कुल 6 क्लास में डिवाइड है, जिसका 4 से 13 सब क्लास मौजूद है। ठीक है, ऑल राइट। जो भी वीडियो ऑन किया भैया विदित राणा, ये सब मत किया करिए, वीडियो को ऑफ कर लीजिए, है ना। ऑल राइट, सो तो इसको इंडिकेट किया गया है। नाउ 4 डिजिट में इसको क्या किया जाता है? नेम किया जाता है 4 डिजिट में। ठीक है, बेसिकली 4 डिजिट में इसका नेमिंग किया जाता है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर, और वो 4 डिजिट नंबर, इसी 4 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग उनका नामकरण किया जाता है। क्या है वो 4 डिजिट नंबर? तो जो फर्स्ट डिजिट है ये इंडिकेट करेगा क्लास, सेकेंड डिजिट है वो इंडिकेट करेगा सब क्लास, थर्ड डिजिट है वो क्या इंडिकेट करेगा? थर्ड डिजिट इंडिकेट करेगा सब सब क्लास, सब क्लास का भी सब क्लास। फोर्थ क्या इंडिकेट करेगा? फोर्थ डिजिट इंडिकेट करेगा ए नेम ऑफ द एंजाइम, नेम ऑफ द एंजाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक हम आपको दे रहे हैं EC 2.7.1.1। ठीक है, 1.1, ये क्या है? ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो इंडिकेट कर रहा है 2, ये क्या है? सब क्लास है हमारा, 2 सब क्लास है। 7 ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट, ये ट्रांसफरेस है। उसके बाद 1 क्या है? सब क्लास 1, वो इंडिकेट कर रहा है अल्कोहल फंक्शन, अल्कोहल फंक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, चलो तो कुछ चीजें हम इसको और बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि नामकरण किया कैसे गया है। बेसिकली हमारे जो डिविजन्स हैं वो 6 डिविजन्स हैं, है ना। हमारे जो डिविजन्स हैं वो 6 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। पहला जो डिवीजन है, 6 डिवीजन, पहला जो डिवीजन है यानी पहला जो हमारा क्लास है वो क्या है? फर्स्ट क्लास, दैट इज योर ऑक्सीडो, ऑक्सीडो रिडक्टेस, रिडक्टेसिस। इसको हम डिहाइड्रोजिनेसिस भी कहते हैं।
ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस या फिर इसको हम डिहाइड्रोजिनेसिस भी कहते हैं। क्लियर है? ऑक्सीडो रिडक्टेसिस और डिहाइड्रोजिनेसिस, ये जो ग्रुप ऑफ एंजाइम है, ठीक है, इस ग्रुप ऑफ एंजाइम में क्या होता है, इस ग्रुप ऑफ एंजाइम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है ना। क्या होता है, ये एंजाइम कैटालाइज करता है, कैटालाइज करता है किसको, कैटालाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफर होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल है। सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट क्लास कह सकते हैं, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। सेकेंड नंबर क्लास अगर देखा जाए तो सेकेंड है ट्रांसफरेसेस। ट्रांसफरेसेस, ट्रांसफरेस क्या करता है, these enzymes catalyze the transfer of, they transfer of a specific group, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप, ये क्या करता है, पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ऑल राइट, तो पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। इसका स्पेसिफिक ग्रुप को, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो अमाइनो मिथाइल असाइल ये सब चीज जितने भी आते हैं, ठीक है, ये सब ट्रांसफर करता है, ठीक है। जैसे फॉस्फो ट्रांसफरेस, ठीक है, क्या है, फॉस्फो ट्रांसफरेस, ठीक है, फॉस्फो ट्रांसफरेस। हम एग्जांपल क्या देंगे यहाँ पे, फॉस्फो ट्रांसफरेस, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस, जैसे कुछ ग्रुप्स हैं, अमाइनो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, इन सब ग्रुप्स को क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करने का काम करता है ये ट्रांसफरेस एंजाइम। और कुछ ट्रांसफरेस है जैसे फॉस्फो ट्रांसफरेस, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस, ये सब क्या करते हैं, ये ट्रांसफरेस का काम करते हैं, है ना, जो ट्रांसफर करते हैं वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। आ गई बात समझ में, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तीसरा क्लास अगर देखा जाए, क्लास नंबर 3, तो क्लास नंबर 3 इज हाइड्रोलिसिस।
क्या है? हाइड्रोलेसिस। ये जो हाइड्रोलेसिस होते हैं इनको क्या कहते हैं? ठीक है, ये क्या करते हैं? जो हमारे हाइड्रोलेसिस होते हैं, राइट, ये हाइड्रोलाइसिस का काम करते हैं, इसीलिए इनका नाम हाइड्रोलेस आया। यानी ये एंजाइम्स क्या करेंगे? दीज एंजाइम्स catalyze the hydrolysis hydrolysis of organic food, of organic food। ये ऑर्गेनिक फूड को क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, दैट इज जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, जैसे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। जितने भी आप लोग डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखेंगे वो सब हाइड्रोलाइसिस में आएंगे मोस्टली। ठीक है, ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम की इतना बात कर रहे हैं तो हम लाइपेज एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, अमाइलेज एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोलेस एंजाइम्स है। क्या है? हाइड्रोलेस एंजाइम्स है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो लाइएस एंजाइम। ठीक है, क्या है? लाइएस। लाइएस किसको कहते हैं? लाइएसिस, यानी ये लाइटिक एंजाइम्स हम इसको कह सकते हैं, लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स हम किसको कहते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो किसी भी चीज को ब्रेक कर सकता है ना। लाइटिक एंजाइम उसको कहते हैं, ऐसे एंजाइम जो किसी भी चीज को क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है। यानी यानी these enzymes these enzymes catalyze catalyze the breakage of specific covalent bonds। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, विदाउट हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है? क्लियर है? ये जो हमारा लाइस एंजाइम है, लाइटिक एंजाइम, ये लाइटिक एंजाइम क्या है? दिस एंजाइम कैटलाइज द ब्रेकेज ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप्स विदाउट हाइड्रोलाइसिस। यानी ये ब्रेक डाउन का काम करेगा। जो भी हमारे बॉन्ड्स होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स, उन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, और क्या करेगा? ये बना लेगा CO2। ठीक है, क्या बना लेगा? CO2। देखिए, जैसे हमारे हिस्टिडाइन है। ठीक है, हिस्टिडाइन एक एंजाइम, एक हमारे अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड में जो हिस्टिडाइन है, इस हिस्टिडाइन के कार्बन कार्बन को तोड़कर क्या बना देगा? CO2 प्लस हिस्टामाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है इस बॉन्ड का, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे लाइटिक एंजाइम। क्या कहेंगे? लाइटिक एंजाइम। कुछ नाम हम बता देते हैं लाइटिक एंजाइम का, यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम। फ्यूमेरेसेस, कार्बोक्सिलेसेस, अमाइनेसेस, हिस्टिडाइन,
डीकार्बोक्सिलेसिस। ठीक है, आगे बात समझ में है? ओके, नेक्स्ट आइसोमेरेस। ये हमारा क्या है, फिफ्थ वन है, आइसोमेरेस। आइसोमेरेस क्या है? these enzymes these enzymes catalyze the rearrangement of molecular structure to form isomer। ठीक है, यानी ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके आइसोमर बनाता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोहेक्सोसिस आइसोमेरेज। फॉस्फोहेक्सोसिस आइसोमेरेज ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये जिसको हम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस भी हम यहाँ पे कहेंगे। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या बना देगा, फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा ये। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देगा ये। यहाँ पे अंतर नहीं हो सकता है, दोनों C6 मॉलिक्यूल्स हैं, C6H12O6। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ग्लूकोज है ये, है ना। फ्रक्टोज भी क्या है, हेक्सोस मॉलिक्यूल ही है, हेक्सोसी है ना, ये भी हेक्सोसी है। तो बस दोनों के बीच अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करके इसको आइसोमर बनाएगा, टू फॉर्म आइसोमर। तो दिस इज कॉल्ड आइसोमेरेसिस। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक हमारे क्लास हैं जिनको हम कहेंगे लाइगेसेस। क्या कहेंगे, लाइगेसेस, या फिर हम इसको कहेंगे सिंथेटेसिस। क्या कहेंगे, सिंथेटेसिस। ये क्या करते हैं, लाइगेस को हम लाइगेस को क्या है, लाइगेस को हम क्या करेंगे, लाइगेस को हम मॉलिक्यूलर पेस्ट कहते हैं, मॉलिक्यूलर पेस्ट या मॉलिक्यूलर गम कहते हैं। ठीक है, लाइगेस को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर पेस्ट या फिर मॉलिक्यूलर गम कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, helps in the attachment of the molecules।
आई बात समझ में? क्या करता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, मान के चलो कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल है और ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बनाकर क्या करेगा, दोनों को अटैच कर देगा, जोड़ेगा, जस्ट लाइक बॉन्ड। यस, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक डीएनए का एक फ्रैगमेंट है, छोटा सा फ्रैगमेंट, और उसके बाद आता है हमारा दूसरा डीएनए का फ्रैगमेंट। क्या है दूसरा डीएनए का फ्रैगमेंट? अब ये क्या करेगा, दोनों को, अब इसमें अगर हम दोनों फ्रैगमेंट को एक डब्बे में डाल दें और उसमें हम लाइगेस ऐड कर लें, तो क्या होगा, फाइनली ये दोनों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये दोनों अटैच होकर एक स्ट्रैंड बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, एक स्ट्रैंड बना लेंगे। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा हमारा लाइगेस, यानी मॉलिक्यूलर गम, दोनों को जोड़ने का। ठीक है, ये क्या करता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डीएनए डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में। जो टूटा हुआ डीएनए रहता है उनको जोड़ने में मदद करता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में मदद करता है। ठीक है, डीएनए रिपेयर, क्योंकि डीएनए में जो ब्रेक लगे हुए हैं उन ब्रेक्स को ये अटैच करने का, जोड़ने का काम करता है। सो इट हेल्प्स इन द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। क्लियर है सारी बातें, कोई दिक्कत नहीं है? तो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के एडिशन से, यानी कोई दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, ठीक है, ब्रेक करना है। जैसा मान लीजिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्या है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम तोड़ना है हमें, ठीक है, टुकड़े टुकड़े में तोड़ना है, तो हमें क्या करना होगा। एक क्वेश्चन था हमारे हाइड्रोलाइसिस के बारे में, मीनू का। तो मीनू एक बात बताइए, जो हमारा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को हम जब फैटी एसिड से जोड़ेंगे, तो इस दोनों को जोड़ते वक्त हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ H2O। यानी अगर एक रिलेशनशिप को जोड़ना है, दो रिलेशन को जोड़ना है, तो हम उस दोनों के रिलेशन के बीच का ईगो हम हटा देंगे। अगर हम उन दोनों के बीच का ईगो हटा देते हैं तो दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ से अगर वाटर को रिमूव कर देंगे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ जाएगा। अगर हमें एक रिलेशनशिप को, अगर हम दो लोगों के बीच में दरार लाना है, तोड़ना है उन लोगों को, क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में एक गलतफहमी का बीज डाल देंगे या एक ईगो डाल देंगे। क्या हो जाएगा, उन दोनों में टकरार हो जाएगी और दोनों अलग हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोलाइसिस में क्या करना होगा, ये ईगो को जोड़ देना होगा, यानी वाटर को ऐड कर देना होगा, जिससे ये बड़ा बड़ा जो मॉलिक्यूल है ये टूट कर क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होंगे। छोटे छोटे हो गए तो वो क्या हो जाएंगे, इजिली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो यानी हम वाटर को यहाँ पे ऐड करके हम किसी भी बड़े से बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ सकते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। वाटर के मदद से अगर हम लाइसिस यानी तोड़ते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। मीनू समझ में आया आपको? आई बात समझ में मीनू? ओके, नाउ ये सब आप लोगों को करना क्या है, बायोमोलिक्यूल का जो लेक्चर है वो क्या हो गया, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया खत्म। और नीट का लिए भी हमने बहुत सारी चीजें एडिशनली बता दिया है। ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो हम आपको भेज देंगे, कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो हम आपको क्या करेंगे, भेज देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग, आप लोग क्या करिए, आज जो हम लोग पढ़े हैं इसको रिवीजन करिए 2 मिनट से 3 मिनट के लिए।
तब तक हम लोग एनसीईआरटी का एक बार रिवीजन उसके बाद कर लेंगे। एनसीईआरटी बुक हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, आपको पीडीएफ में शो कर देंगे, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से कुछ कुछ चीजें हम एनसीईआरटी से भी कवर अप करेंगे। यस यस, पीडीएफ भी भेज देंगे, डोंट वरी। पीडीएफ कहाँ भेजते हैं? पीडीएफ हम भेज दिए हैं भाई, सारे पीडीएफ भेज भेज चुके हैं ग्रुप में उसी दिन। यस, लाइगेज जो है वो लिंकिंग का काम ही करेगा, जोड़ने का ही काम करेगा, वो किसी मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, ग्रुप में हम डाल दिए हैं भाई, ग्रुप में हम डाल दिए हैं पीडीएफ, ठीक है। डोंट डोंट से दिस था, मैं ग्रुप में डाला है। ओके, सो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, तब तक हम एनसीईआरटी को शेयर करते हैं। ग्रुप में अच्छे से जाकर देखिए, ग्रुप में सारा पीडीएफ नहीं है, मत कहिए, ग्रुप में सब कुछ है। आयुषी, हमने जब आपका लास्ट क्लास हुआ था उसी रात 9 to 10 के बीच में हमने पीडीएफ भेज दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आपको हम पर्सनली, आप मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए, हम आपको भेज देंगे, या ग्रुप में हम उसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। ओके, सो यस,
ओके, सो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड में किसी को प्रॉब्लम था, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके निकलते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड जो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, शायद मीनू को इसमें प्रॉब्लम था, तो इसको हम देखेंगे। राइट, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है, दिस इज पॉलीसैकेराइड। ये जो हमारा पॉलीसैकेराइड है, यस प्लीज, किसी को कोई प्रॉब्लम है? ओके, यहाँ जो पॉलीसैकेराइड है, मीनू ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारा पॉलीसैकेराइड है, ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, द एसिड इंसॉल्युबल पेलेट आल्सो हैज पॉलीसैकेराइड्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। यानी पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, सैकेराइड मींस शुगर, ठीक है। सैकेराइड का मतलब क्या है, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, और पॉली मींस मेनी, पॉली मीन्स मेनी। सो पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, पॉलीसैकेराइड का मतलब है मेनी शुगर, ठीक है। पॉलीसैकेराइड का क्या मतलब है, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो मेनी शुगर मॉलिक्यूल। तो एसिड इनसॉल्युबल पेलेट आल्सो हैज पॉलीसैकेराइड दैट इज कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल है। हाँ जी, हाँ नहीं जी, ये सब चीज़ें अभी नहीं, ठीक है। सो मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स। पॉलीसैकेराइड किसको कहते हैं, लंबे चेन। तो मान लीजिए कि यहाँ पे नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये छोटा सा मॉलिक्यूल है, यानी एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज का इस तरह से क्या बना है, ग्लूकोज का इस तरह से एक चेन बना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी मल्टीपल शुगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर जो अटैच रहते हैं, उनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। उनको क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। कोई बात नहीं, वीडियो बस आपको सुनाई आवाज दे रहा है और सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, काफी है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। दे आर थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। ये क्या है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलकर, ठीक है, एक मोनोसैकेराइड, दूसरा मोनोसैकेराइड, तीसरा मोनोसैकेराइड, तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिलकर ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि मोनोसैकेराइड जो है इस पॉलीसैकेराइड का बिल्डिंग ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोस, हमारे जो सेल्यूलोस होते हैं, सेल्यूलोस ये क्या है, ये एक तरह के पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि सेल्यूलोस में बहुत सारा मोनोसैकेराइड मिलकर एक सेल्यूलोज बनाता है, पॉलीसैकेराइड बनाता है, ठीक है। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीमर। अब देखते हैं इस पॉलीमर में, एक आता है होमोपॉलीमर और दूसरा आता है हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर ऑलरेडी हम आपको ये बता चुके हैं, होमोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर किसको कहते हैं। अगर मान लीजिए कि सिर्फ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इस तरह से हमारे सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से अगर पॉलीमर बनाते हैं तो उसको कहते हैं होमोपॉलीमर, ठीक है। आई बात समझ में, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे होमोपॉलीमर। लेकिन वहीं अगर हेटेरोपॉलीमर की बात करें, यानी ये पॉलीमर तो है, यानी इसमें बहुत सारे मोनोमर तो हैं, लेकिन इसमें सेम मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर बने हैं। डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्या बने हैं, मिलके यहाँ पे बने हैं हमारे हेटेरोपॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर तो है, यानी यहाँ पे बहुत सारे मोनोमर तो हैं, लेकिन ये क्या है, ये हेटेरोपॉलीमर है। क्या है,
ये हेटेरोपॉलीमर है। आई बात समझ में? नाउ starch is a variant of this but present as a storehouse of the energy in the plant tissue. So starch भी क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है जो कि प्लांट टिश्यू में स्टोर हाउस के रूप में प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च क्या करता है? स्टार्च इज है स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ शुगर। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। सो एनिमल्स में क्या होता है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बंडल होता है ये एनिमल्स में। और स्टार्च क्या है? स्टार्च प्लांट्स में ये क्या होते हैं? ग्लूकोज के बंडल्स होते हैं, ठीक है, यानी ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इनुलिन क्या है? इनुलिन ये फ्रक्टोज से बना है। किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का पॉलीमर है, यानी सारे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना है? इनुलिन बनाया है। इन अ पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, अगर हम ग्लाइकोजन को लेते हैं तो राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। इट हैज ब्रांचेस as shown in the form of cartoon. Reducing and non reducing end, एक्चुअली जहां पे देखिए शुगर होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इसका जो राइट एंड है उसको क्या कहा गया है? यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो राइट एंड साइड है, ठीक है, राइट एंड, इसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट हैंड को क्या कहेंगे? नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। यहाँ पे ब्रांचेस भी होते हैं, एक ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो ग्लाइकोजन में क्या होता है? ब्रांचेस भी प्रेजेंट होते हैं। Starch forms helical secondary structures. In fact, starch can hold I2 molecules in a helical portion. तो स्टार्च में क्या होते हैं? स्टार्च में, यानी स्टार्च किसको कहते हैं? मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मल्टीपल शुगर मॉलिक्यूल है। तो स्टार्च फॉर्म्स अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्च, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं डायग्राम। डायग्राम है इसमें? नहीं, इसमें डायग्राम नहीं है, बट स्टार्च क्या बनता है? स्टार्च एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और वो मॉलिक्यूल्स को हेलिकल स्ट्रक्चर में वो स्टोर करके रखता है। द स्टार्च इज ब्लू इन कलर। स्टार्च किस कलर में होता है? ब्लू कलर का होता है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड कैन नॉट होल्ड I2। लेकिन सेलुलोज में हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। यस, यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। स्टार्च के साथ जब आयोडीन रिएक्ट करता है तो वो ब्लू कलर, ब्लूइश ब्लैक कलर अपीयरेंस शो करता है, ठीक है। चलो, तो सेलुलोज जो है वो कॉम्प्लेक्स हेलिसेस मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं रहता, ठीक है, और वो I2 को भी होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहा है स्टार्च के बारे में। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। इसके पहले जो हम अभी बात किए थे कि हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं स्टोर कर सकता, वो सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज हेलिकल स्ट्रक्चर में नहीं रह सकता और वो I2 को होल्ड नहीं कर पाएगा जैसे स्टार्च करता है, ठीक है। प्लांट सेल क्या किस चीज से बने रहते हैं? सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोसिक, यानी जो पेपर बनता है, कॉटन फाइबर, ये सब क्या है? ये सब क्योंकि प्लांट सोर्स से लिए जाते हैं तो इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और ये क्या होते हैं? ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दे हैव एज बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो शुगर, केमिकली मॉडिफाइड शुगर, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर मिलकर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं विद हेल्प ऑफ डिफरेंट शुगर्स लाइक ग्लूकोसामाइन इन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ठीक है। Exoskeletons of arthropods, for example, have a complex polysaccharide called chitin. These complex polysaccharide are mostly homopolymers. जैसे हम बात करेंगे फंगाई का, तो फंगाई का जो फंगस का जो आउटर वॉल होता है, आउटर वॉल
जिसको हम कहेंगे सेल वॉल, वो किस चीज से बना रहता है? सेलुलो से नहीं, चिटिन से बना रहता है। ठीक है, चिटिनस मेम्ब्रेन कहलाते हैं वो। ठीक है, चिटिन से बना रहता है। और वो क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है। और ये जो चिटिन होगा ये मोस्टली क्या दिखा रहा है यहाँ पे? होमो पॉलीमर होगा, यानी जो चिटिन है ये होमो पॉलीमर होगा। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत डिफरेंट कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं। सो पॉलीसैकेराइड इज नथिंग बट दे आर द मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ये छोटा सा हम देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सेम चीज है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट किया गया, स्टडी किया गया। ठीक है, 4 to 13 सब क्लासेस है, 6 क्लासेस है, जो अभी बताए हैं जस्ट सेम एज इट इज, ऐसा ही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, एंजाइम जो कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन, ठीक है, टू सबस्ट्रेट्स के बीच में, उनको हम ऑक्सीडो रिडक्टेसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे एस रिड्यूस, यहाँ पे सबस्ट्रेट, यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है वो रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट फॉर्म हुए। ठीक है, ट्रांसफरेसिस एंजाइम क्या करेंगे? ये एंजाइम ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन ग्रुप के अलावा बाकी जितने भी ग्रुप्स है, असाइल, ठीक है, असाइल ग्रुप है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप है, जितने भी ग्रुप्स हैं उस ग्रुप्स को क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये जी है, तो इसको क्या करेगा? ट्रांसफर करके यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेसिस है, यानी मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे, एक ग्रुप से दूसरे, ग्रुप को एक जगह से दूसरे जगह पे वो ट्रांसफर करता है, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेसिस। उसके बाद आता है हाइड्रोलाइसिस। सेम चीज, हाइड्रोलाइसिस करता है। ठीक है, लाइसिस क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कैटालाइसिस रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, लाइसिस यानी तोड़ने का काम करता है, सॉरी, ये रिमूवल ऑफ ग्रुप का काम करेगा। इसी तरह से होगा लाइगेस, जो जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आइसोमेरेस एंजाइम। आइसोमेरेस क्या है? ये हमारे मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और वो ज्योमेट्रिक या आइसोमेर, पोजिशनल आइसोमियर, यानी हमारे नंबर किस जगह पे वो होना चाहिए उस नंबर्स को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, यानी रिप्लेसमेंट कर देगा उस पोजीशन को। ठीक है, तो रीपोजिशनिंग करता है, रीपोजिशनिंग करता है। लाइगेस क्या कर रहा है? लाइगेस लिंक करने का काम कर रहा है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट कंपाउंड को, दो कंपाउंड को लिंक करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? उसके बाद कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम कोफैक्टर्स के बारे में बहुत टाइम लगाकर हम लोग अच्छे से पढ़े। ठीक है, और ये हमारे इनहिबिटर्स के बारे में भी पढ़े, इनहिबिशन इनहिबिटर्स के बारे में पढ़े ही हैं, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। और ये हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग है, टेम्परेचर, पीएच, ये सब ग्राफ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना? ओके, उसके बाद नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया है। लॉकेन की मॉडल वगैरह सब इसमें आता है। ठीक है, कैसे वो बाइंडिंग करता है, सारे पॉइंट वाइज हमने बताया। एक ग्राफ भी है, ग्राफ भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, राइट? सो दिस वन इज लाइक हमारे केमिकल रिएक्शंस, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लिविंग स्टेट के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक बेसिस यानी मेटाबॉलिज्म्स, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक पाथवे, एटीपी फॉर्मेशन, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ ही चुके हैं।
और बाकी ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है, डीएनए आरएनए बहुत अच्छे से हम लोग, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, ये डबल बॉन्ड ये ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे फॉर्म होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड डीएनए कैसे बनते हैं, आरएनए कैसे बनते हैं हमने पढ़ा है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स स्ट्रक्चर हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर। उसके बाद पॉलीसैकेराइड अभी पढ़ ही लिए हैं। मतलब पूरा का पूरा आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया है खत्म। ठीक है, क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म, नील बट्टा, आई मीन पूरा बायोमोलिक्यूल हम लोग यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। चलिए, क्योंकि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कवर अप कर चुके हैं तो 10 मिनट हम लोग क्या करते हैं, 10-5 मिनट हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें बोर्ड्स लेवल क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड के लेवल पे पूछे जा सकते हैं, और वही आपके होमवर्क होंगे घर पे जब बैठ के आप वही होमवर्क करके मुझे सबमिट करिएगा इस चैप्टर के बोर्ड्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2 मिनट हमें दीजिए, 1 मिनट, हम आते हैं वापस क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए। कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, उस क्वेश्चंस को आपको बनाकर या लिखकर मुझे सबमिट करना है, वो होमवर्क है इस चैप्टर से रिलेटेड। और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में आपको काम करें। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो राइट द नेम of smallest component of inulin, protein and lipid. Second question, write the factors affecting the enzyme activity. Third question, write the name of the components of nucleotides of DNA and RNA. Fourth question, describe the, no, draw and label the diagram, draw and label the Watson
and Crick model of DNA. Or last but not least, fifth question, write short note on following. और क्या है वो फॉलोइंग? फॉलोइंग का पहला है कोफैक्टर और दूसरा है मेटाबोलाइट्स। तो ये 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों को लिख के मुझे सबमिट करना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आप होमवर्क करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं परसों। बाय बाय। सर हाँ बोलिए। सर वो जो एक लिपिड्स वाला आप बताए थे ना कि वो मैक्रोमोलेक्यूल एक्सेप्शन वाला, ओके लिपिड, सर वो वाला एक बार समझा दीजिए ना। ओके, ठीक है। तो हमारा जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये जब हम लोग सुपरनेटेंट और ये जो फिल्ट्रेशन जब हम लोग करते हैं, ठीक है, यानी जब हम लोग एक स्लरी प्रिपेयर करते हैं, कूटते हैं, कूटने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसको ट्राइसिट्रिक एसिड में डालते हैं। हाँ हाँ उसको हम करते हैं। उसमें जो एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, जो एसिड में सॉल्युबल हो जाते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल कहाँ हो जाएंगे? ऊपर ही सेटल हो जाएंगे, ऊपर रिटेंटेड में चले जाते रिटेंटेड में चले जाएंगे। लेकिन हमारे जो लिपिड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और इसीलिए वो किस में आते हैं? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं। भले वो रिटेंटेड ऊपर ही सेटल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में लिखेंगे हम लोग। इस तरह से कुछ आप हमने बताया था, है कि नहीं है? यस सर। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में आएगा कौन सा? वाटर, मिनरल, अमीनो एसिड, शुगर, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में। क्यों लिपिड आएगा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में? क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर का होता है, इसीलिए वो ऊपर सेटल हो, या जो भी एसिड सॉल्युबल होता है, क्या होता है? एसिड सॉल्युबल होता है कि नहीं है? उसका जो सर एनसीईआरटी में दिया था कि वो जो लिपिड्स होते हैं, मतलब कि एग्जांपल देके कि वो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो लिपिड्स के बने होते हैं, तो फिर वो जब उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर वो छोटे छोटे स्मॉल वेसिकल्स में टूट जाते हैं, और उसके बाद से वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाते, ऊपर रह जाते हैं, ऐसा कुछ। हाँ हाँ वही बात है। लिपिड जो होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 800 डाल्टन से कम होता है, ठीक है। हाउएवर दे डू नॉट अपीयर इन द एसिड सॉल्युबल पूल। हमारे जो पूल होते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, यानी नीचे, वो वहां पे नहीं जाते, ऊपर ही अटक जाते हैं, है ना, ऊपर ही अटक जाते हैं। और यही वो क्या है, वो एक एक्सेप्शन केसेस है कि वो एसिड का एसिड सॉल्युबल होते हुए भी, आई मीन लेस देन 800 डाल्टन होते हुए भी, वो हमारे एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे पास सामने ही है एनसीईआरटी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे filtrate and one is called filtrate and second more technically the acid soluble pool and the सर second is बायो called। मैक्रोमोलेक्यूल में दिया हुआ है, नीचे करिए। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट, वही सॉरी, एक को कहते हैं फिल्ट्रेट और दूसरे को कहते हैं रिटेंटेट, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल को रिटेंटेट कहते हैं और एसिड सॉल्युबल को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एसिड में सॉल्युबल होंगे तो उनको कहते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। क्या कहेंगे? एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं। अब यहाँ पे जो लिपिड है, लिपिड का क्या एक्सेप्शन है? देखो यहाँ पे लिखा है
these classes of compounds, बायो मैक्रोमोलिक्यूल में लिखा हुआ है कि the acid soluble fraction has only 4 type of organic compound. One is protein, second is nucleic acid, third is polysaccharide, and fourth is lipid. These classes of compounds, with the exception of lipid, have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. ठीक है, यानी लिपिड के अलावा इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, यानी ये क्या है, लिपिड के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो 10,000 डाल्टन से भी क्या होंगे, अबव होंगे, और इसीलिए ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाता है. क्या कहलाता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाता है. क्लियर है? यस सर. यहाँ पे देखिए, व्हाई डू लिपिड्स whose molecular weight do not exceed 800 डाल्टन come under acid insoluble fraction? तो 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होने के है तो ये नीचे इसको चले जाना चाहिए था, इसको क्या करना चाहिए था, इसको नीचे चला जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, ये ऊपर ही सेटल हो गया. Why? Lipids are indeed smaller molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes. When we grind a tissue, अगर हम एक टिश्यू को लेकर ग्राइंड करते हैं उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं, तो ग्राइंड करते वक्त वी आर डिस्टरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर, हम सेल स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं. सेल मेंबर्स एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस, सेल मेम्ब्रेन के साथ बाकी भी थोड़े थोड़े पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड फॉर्म वेसिकल्स व्हिच आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और वो वेसिकल बन जाएंगे जो कि हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है. और इसीलिए दिस मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गेट सेपरेटेड अलोंग विद एसिड इनसॉल्युबल पूल, और इसीलिए एसिड इनसॉल्युबल पूल ऊपर ही सेपरेट हो जाता है. ठीक है, लेकिन लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, ये मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रिक्टली नहीं है. ठीक है, ये स्ट्रिक्टली क्या नहीं है, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है. इसको हम किसके अंडर में रख सकते हैं, इसको हम रख सकते हैं माइक्रोमोलिक्यूल के अंडर में. ठीक है, इसको हम कहाँ रख सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल के अंडर रख सकते हैं. राइट, चलो, तो यही था. सारे आपके खत्म हो गए. ये भी हो गया आपका, प्रोटीन्स भी हो गया. ओके, ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगले क्लास में. किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिए. ओके, एक क्वेरी यहाँ पे दिख रहा है मुझे.